अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो एक चौंका देने वाली ख़बर आपको बताना चाहती हूं कि अभी गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोलियम की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया है और एक बार फिर जो है आवाम पर जो है महंगाई का बम फोड़ दिया है। ऑल्दो ये कहा जा रहा है, अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई हैं, रिसेंटली जो डिस्कशन हो रही थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ये मजबूरी जो फैसला किया हुआ है, मजबूरी में ये जो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि एक वॉर जोन चल रहा है, उसकी वजह से किया जा रहा है और बोझ एक बार फिर जो है अवाम पर डल रहा है। फैसला तो कर दिया है, मगर एक कॉमनर, एक जो आम आदमी है, वो किस तरीके से मैनेज करेगा? उसकी क्या पे में इजाफा हुआ है? क्या उसकी नॉर्मल ज़िंदगी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें जो है बढ़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर अगर मैं आपको रेट्स के मुताबिक बताऊं तो ये है कि पेट्रोलियम की कीमत जो है 137 रुपये और 24 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। डीज़ल 184 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है और अब पेट्रोल की जो कीमत है वो 458 रुपये 41 पैसे और डीज़ल जो है 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो चुका है। और ये दादोशुमार सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो कि हर शहरी, हर एक इंसान, हर कॉमनर जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इससे जो है क्या अफेक्ट होगा? इससे इन्फ्लेशन होगी, इससे अशय खुर्दोनोश की चीज़ों में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो कि ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जो एक स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है, जिसमें से कहा गया है कि फ्राइडे का जो दिन है वो ऑनलाइन होगा और फ्राइडे सैटरडे संडे जो है, और ऑल्दो 2 दिन तो वैसी छुट्टी होती है प्राइवेट सेक्टर्स की, मगर गवर्नमेंट सेक्टर्स को 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है और इसके साथ साथ जो है स्कूल्स भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं 1 दिन। मगर जो बाकी 5 दिन हैं, 4 दिन हैं, वो कैसे गुजारे जाएंगे? उसमें जो है एक आम इंसान जिसकी बाइक चलती है, एक आम इंसान जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो कैसे इस चीज़ को जो है एक्सपीरियंस करेंगे? और इसके साथ साथ डिलीवरी मैन हैं, जो राइडर्स हैं, जो कि कम्यूटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है अशिया पहुँचाते हैं। उसका ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि बोर्डिंग और उसका काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं वहाँ। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्या एक रोड मैप होगा? क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करती हैं, तो वो किस तरीके से जो है अपनी शिपमेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड करेंगी या अपनी इंडस्ट्री को जो है वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर लेके जाएंगी? तो ये तमाम सवाल जो हैं उनके जवाबात लेना बहुत ज़रूरी है। क्या होने जा रहा है? ऑब्वियसली एक आलमी मसला है, मगर इस आलमी मसले में पाकिस्तान जो है, जिस तरह के पाकिस्तान जो एक मीडिएटर का रोल एक सालसी किरदार अदा कर रहा है इस जंग की रोकथाम में, मगर क्या पाकिस्तान अपनी आवाम को किस तरीके से सहूलत दे सकता है? क्योंकि आवाम तो एक बार फिर जो है महंगाई में पिसे जा रहे हैं और पहले भी था, मगर अब जो है जिस तरीके से कीमतें बढ़ गई हैं, वैसे आवाम भी बोझ तले जो है दबे जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें हमने सोचा कि हम बात करें, अपने शो का आगाज़ करें। मगर उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ कहा जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएँ आप लोग, जहाँ ये कहा जा रहा था कि एंटरप्रेन्योर्स बने, अपना काम शुरू करें, तो अक्सर लोग जो हैं और बेशतर लोग जो हैं वो यूट्यूब्स के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर अपने फॉलोअर्स को गेन कर रहे थे अपने कंटेंट के ज़रिए। मगर अब ये जो चीज़ें देखने में आ रही हैं कि इस पे भी ये कहा जा रहा है कि टैक्स जो है वो लगेगा, और टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, किस किस कंटेंट पे लगेगा, कितने फॉलोअर्स के एवज टैक्स लगेगा। तो इसमें भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ लोग कमा रहे थे, उनका ज़रिया था, वो कंटेंट क्रिएट करते थे, कोई ना कोई ड्रामेटाइज करते थे चीज़ों को और पैसे कमाते थे, घर बैठे पैसे कमाते थे। और ये भी कहा जा रहा था जो ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं और वो अपनी चीज़ प्रोडक्ट बेच रही हैं, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स जनरेट हो रही हैं। तो अब इन चीज़ों को कैसे जो है हम फ़िल्टर आउट किया जा रहा है? इस पर भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को टैक्स दिया जाएगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि टैक्स जो है वो कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मलिक वकास सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वकास साहब, आप यूट्यूब की भी आप लोग करवाते रहे हैं, पूरे सेशंस कराते रहे हैं, वर्कशॉप्स कराते रहे हैं और लोगों को इस बात पे आप लोगों ने कायल किया कि आप लोग जो घर बैठे जो है कमाई कर सकते हैं।
तो अब लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग करना शुरू हुए हैं, मगर उस पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है जी। वो टैक्स कितना है, किस चीज़ के एवज है, कितने फॉलोअर्स के एवज है, कौन से कंटेंट के एवज है, प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पाकिस्तान जहाँ पे 67% हमारी जो यूथ है वो अंडर मैट्रिक है, और एक ऐसा मुल्क जहाँ की 54% से कम आबादी प्राइमरी पास भी नहीं है, तो वहाँ पे इन लोगों को जिस तरह आपने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल स्किल्स की तरफ लेके जाया जाता है। हमने देखा था कि 2020 के बाद, कोविड के बाद, टिकटॉकर्स का, फेसबुक के ऊपर यूट्यूबर्स का एक बड़ा बूम आया था, और इसने लोगों के लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। तो हमारी हमेशा से ये कोशिश रही थी कि हमने लोगों को डिजिटल स्किल्स की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ एम्पावर करें, क्योंकि हर किसी के लिए 12-12 लाख रुपए की डिग्री करना मुमकिन नहीं है, एजुकेशन बहुत महंगी है। तो वो कम से कम यूट्यूब करके, खातून जिस तरह आपने मिसाल दी, कुकिंग करके अपना चैनल जो है चलाती है, टिकटॉक अकाउंट चलाती है, इंस्टा का अकाउंट चलाती है, और वो पाकिस्तानी खवातीन को वो कंटेंट दिखा के पैसे बनाती है। तो ये अब तक तो ठीक चल रहा था, और हम इसमें बड़ा एम्पावरमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत ने ये एक SRO 2 जारी किए हैं, जिसमें एक तो नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम है, अच्छा। और जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स किस तरीके से होगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हर 1000 व्यूज के ऊपर जो भी आप कमाएंगे, हर 1000 व्यूज के ऊपर आपको 195 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेवेन्यू पर माइल, RPM, कि हर 1000 व्यूज पे आपको कितने डॉलर मिलते हैं। तो हर नीश की, कुकिंग की नीश का RPM डिफरेंट होता है, व्लॉगिंग की नीश का RPM डिफरेंट होता है, हर नीश का RPM डिफरेंट होता है। तो हुकूमत ने एक तो ये कहा कि आप हर 1000 व्यूज पे हमें 195 रुपए देंगे, और हर 3 महीने बाद देंगे, चाहे आपकी इनकम आपके पास आए या ना आए। इसको एडवांस टैक्स का नाम दिया गया है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो अखराजात हमें बताएंगे, कि मिसाल के तौर पे आपका 1000 रुपये अगर आपको इनकम आती है, तो आप उसमें कहते हैं कि मेरे अखराजात 700 रुपये या 600 रुपये लग गए हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। 300 रुपये से ज़्यादा के अखराजात हम आपके कबूल नहीं करेंगे। यानी A-B का फार्मूला उस SRO के अंदर लिखा हुआ है कि A इज़ द टोटल इनकम, B इज़ द एक्सपेंसेस। तो आप 300 रुपये से ज़्यादा के एक्सपेंसेस हम आपके नहीं मानेंगे। अच्छा, 300 रुपए एक्सपेंसेस के से मुझे आपकी बात इससे समझ नहीं आ रही। 30% जो है एक्सपेंसेस होने चाहिए आपकी किसी एक वीडियो के अंदर। 30% से ज्यादा ओवरऑल। आप मिसाल के तौर पे कंटेंट क्रिएशन, ये चैनल चल रहा है, इसमें वीडियो एडिटर्स भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, बिजली का बिल भी है, AC का बिल, ओवरहेड्स हैं, मतलब ओवरहेड्स आपके 30% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी एक रूल रख दिया, ये भी एक रूल रख दिया गया है कि कोई ये ना कहे कि मेरे 60% या 70% तो मेरे अखराजात चले गए और मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो 30% है, तो अब हुकूमत को 30% पे मुझे टैक्स चार्ज करना चाहिए। तो ये बेसिकली जितनी भी कैलकुलेशन है, ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक इक्वेशन बना दी गई है कि हर कंटेंट क्रिएटर को इसके ऊपर, अच्छा जो ओवरसीज है उनके ऊपर तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आपके 50,000 आपके फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स अगर आपके होंगे तो उसके बाद ये होगा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में एक बैठा शख्स है, उसके लिए ऐसे कोई मैट्रिक नहीं बनाया गया। अच्छा, ये 50,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपको लगता है ये कम है या ज्यादा है, या इन सब्सक्राइबर्स के ऊपर जो है कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा? ये सब्सक्राइबर्स तो कई लोग तो एक दिन में अचीव कर लेते हैं, कई लोग तो 2 दिन में, एक महीने के अंदर अचीव कर लेते हैं। सब्सक्राइबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के व्यूज हैं, जिसकी बस उनको पैसा मिलता है। अब हम अगर पाकिस्तानी ऑडियंसेस को पैसा, उसके ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी हमें जहन में रखनी है कि यूट्यूब तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को पैसा दे रहा था मोनेटाइजेशन की मद में, रेवेन्यू के ऊपर। टिकटॉक ने हालिया अपने एक अपडेट के अंदर पाकिस्तानी व्यूअर से मोनेटाइजेशन खत्म कर दी है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, हमारी एक टिकटॉक की इंडस्ट्री के लिए। हुकूमत को चाहिए तो ये कि वो टिकटॉक से बात करे कि वो हमारी पाकिस्तान में ये क्यों ये फैसला किया गया टिकटॉक ने? उसमें ये है कि हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारा कंटेंट कुछ इतना अच्छा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल के ऊपर अगर हम अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उन लोगों को आगे लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम ये रहा है। तो इसी तरीके से यूट्यूब इस टाइम पाकिस्तान में एलिजिबल है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक रास्ता है कि जिसमें एक आम घर में बैठी खातून, जिसको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अपना स्किल बेच सकती है, स्किल बेच सकती है, चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है उसको अपनी आवाज दिखाने की जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, हमारा कल्चर ऐसा है। तो वो कम से कम कंटेंट क्रिएशन से
अपनी कोई चीज़ बना रही है, कोई कुकिंग कर रही है या वैसी कोई बातचीत कर रही है या पेरेंटिंग के ऊपर कोई बात करके अगर वो पैसे कमा सकती है तो मेरा ख्याल है हमें उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, एफबीआर की जानिब से जो 1000 व्यूज पर 195 रुपए जो हैं वो आयद किए गए हैं, ये हकीकत के कितना करीब हो सकती है? क्या वाकई कोई मैकेनिज्म है ये देखने के लिए, ये फिल्टर आउट करने के लिए कि कितने व्यूज आ रहे हैं, किस चैनल का क्या हो रहा है, कि सिस्टम को कैसे आप रडार में ला सकते हैं? देखें, यही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि आप हर क्रिएटर के पास जाके उसका एडसेंस का पैनल नहीं दे सकते। तो हुकूमत ने इसके ऊपर ये एक वर्क अराउंड किया है कि उन्होंने तीन इक्वेशंस के ऊपर, 3 वेरिएबल्स के ऊपर एक फार्मूला बनाया कि आपके आरपीएम 195 रुपीज़ जो उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया। अगेन ये भी एक थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कि हर नीश का आरपीएम डिफरेंट होता है, कुछ का आरपीएम कम होता है, कुछ का आरपीएम ज्यादा होता है। तो 195 पे उसको कर देना, तो ये मेरे ख्याल है इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। 195 को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज नंबर ऑफ व्यूज, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आपके टिकटॉक पे, आपके यूट्यूब पे एवरेज नंबर ऑफ व्यूज हर वीडियो पे आपके कितने आते हैं। तो 195 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ व्यूज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वीडियोस इन अ ईयर, आप एक साल में कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ये बेसिकली एक एफबीआर का बंदा आके आपके चैनल देखेगा, उसने ये कैलकुलेशन करनी है और वो आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर देगा। अच्छा, ये जो चैनल देखेगा एफबीआर का बंदा, ये किस तरीके से देखेगा? एक इंसान, मतलब कि एक कॉमनर ने अगर 3 चैनल्स खोले हुए, 4 खोले हुए, कोई कहीं किस सिम से खोला हुआ है, कोई कहाँ से खोला हुआ है, कोई किस अकाउंट से खोला हुआ है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आपका, उसके बाद स्नैपचैट है, उस पर भी आजकल आपको पता है बहुत बिजनेस हो रहा है, और इसके साथ साथ टिकटॉक है। तो ये कैसे आप इसको आप मॉनिटर करेंगे? यही सबसे बड़ा इस सिस्टम का फ्लॉ है कि आप कितने ह्यूमन रिसोर्सेज बिठा सकते हैं। पाकिस्तान में तो हजारों नहीं लाखों कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो थोड़ी से लेकर बड़ी से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर ऑटोमेटिक सिस्टम करेंगे कि एक बंदा जो कंटेंट क्रिएटर है खुद अपने आप को लिस्ट करे, तो ये उसके लिए एक आम शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपनी शायद इनकम टैक्स फाइल भी नहीं कर सकता, उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। एक तो इसको थोड़ा सा शफाफ बनाना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना चाहिए। दूसरा, जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स हमारा कैलकुलेट होता है, जिस तरह पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है और हम उसके ऊपर 1 to 2% टैक्स चार्ज करते हैं, इसको इस तरह का सिस्टम करना चाहिए कि बैंक्स को ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि बैंक्स उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करके, ताकि एक कंटेंट क्रिएटर है उसको इस सारी हैसल से बचाया जा सके। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि अक्सर किसी वीडियो पे जो है आपको पेमेंट नहीं मिलती या नहीं आती, तो चैनल मोनेटाइज होता है और अक्सर वीडियोस पे नहीं आपकी पेमेंट आ रही होती, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर बनाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपने कमाई की है या नहीं की? और अक्सर ऐसा भी होता है कि आपकी कमाई एक वीडियो से आ रही होती है, लेकिन एंड टाइम पे आपके चैनल पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप वो पैसे भी नहीं निकलवा पाते। तो ये इस तरह के इश्यूज बहुत सारे मोनेटाइजेशन के अंदर आते हैं। म्यूजिक के ऊपर भी बड़ा मसला करते हैं, आवाज के ऊपर मसला करते हैं, आपको स्ट्राइक्स आ जाती हैं तो वो पेमेंट आपकी अंदर ही रहती है, वो नहीं आपको रिफंड होती। तो आप इसके ऊपर जो है वो कैसी चीजें ये लोग देखेंगे? इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन में एक इजाफा और भी हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी वीडियो में आपका म्यूजिक शेयर करता हूं तो हमारा रेवेन्यू शेयर होगा। अब मैं आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा कि जो पैसे आपको मिले हैं वो आप हुकूमत को दें और जो पैसे मुझे मिले हैं मैं हुकूमत को दूं? तो इस तरह की, जिस तरह आपने ये बात की, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें मौजूद है। तो इन एसआरओज के अंदर इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस नहीं किया गया, और इस एसआरओ को अभी तक इम्प्लीमेंट गैजेट के अंदर अभी पब्लिश नहीं किया गया। 7 डेज का टाइम है। तो मैं आपके चैनल की प्लेटफॉर्म से मैं व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि जो लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो लोग एफबीआर को ईमेल करें, उनको बाय लेटर उनको पोस्ट करें, और इस हवाले से ये अपने कंसर्न्स रखें कि इस सिस्टम को ओवरऑल इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ताकि कंटेंट क्रिएटर जो कि एक बड़ा मुतवस हमारा पिसा हुआ तबका है, महंगाई का आपने जिस तरह शुरू में बात की, वो अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहा है तो हम उसके लिए आसानियां पैदा करें, उसको एक ऐसा ऑटोमेटिक एक सिस्टम दें कि जिसमें वो ग्रो कर सके। अच्छा, जो लोग बैरून मुल्क में यूट्यूबर्स हैं वो किस तरीके से सिस्टम के साथ जो है वो अपने आप को अटैच करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है और वो पाकिस्तानी ऑडियंसेस से पैसे कमा रहा है, वो तो अपना बैंकिंग सिस्टम उसने सारा इंटरनेशनल बना लगाया हुआ है। तो अब ये पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है या पाकिस्तान के दूसरे बैंक्स हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन बैंक्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, ये बहुत बड़ा एक और कॉम्प्लिकेटेड एक फैक्टर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ इस पूरे सिस्टम में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद है
कि आपकी बैंक से के दरमियान डाटा शेयरिंग और ये टैक्स फाइलिंग ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। और जो लोग लाइव पे बैठ के कमाते हैं, लाइफ पे बैठ के कमाते हैं, बिल्कुल, और वहां पे फिर ट्रांसपेरेंसी और अब अगेन जो लोग लाइव बैठ के कमाते हैं वहां पे एक और प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीजों का भी होता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो सिम भी तो बाहर की होती है, वो तो पाकिस्तान की तो रजिस्टर ही नहीं हो सकती जिसमें आप लाइव बैठते हैं। तो अगर वो आपको रजिस्टर ही ना करे, आपके टैक्स नेट के अंदर शामिल ही ना हो, तो फिर उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? तो ये बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को आईटी प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के इसका एक हल निकालना चाहिए। टैक्स अगेन गैदर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुल्क को टैक्स की पैसे से जो मुल्क की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसका एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट और एक डूएबल अचीवेबल प्रोसेस बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच वकास सईद साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, वेरी इन्फॉर्मेटिव, और ऑब्वियसली जो इदारे हैं वो सुन रहे होंगे और इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है और इस पर नज़रसानी ज़रूर करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं। ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और समटाइम चैलेंजेस इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि उनको अपने आप को किस तरीके से बचाना होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको पता है कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आई हैं, मगर सेल्फ डिफेंस किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है? पहले होता था कि कहा जाता था कि लड़कियों को अपने बैग में जो है पॉकेट नाइफ भी रख लो, अपने बैग में जो है पेपर स्प्रे भी रख लो, या स्टन गन्स रख लो, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, गैजेट्स जो हैं अवेलेबल थे। मगर क्या वो सेल्फ डिफेंस है? या सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है? ये टेक्निक जो है आपको क्या जूडो कराटे सिखाती है, या ये टेक्निक जो है आपको कितना जो है स्ट्रॉन्ग बना देती है? आज हम जानेंगे और सीखेंगे भी कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है, कैसे किया जा सकता है, कितने दिनों में जो है इसको की ज़हनी तैयारी होती है, इसकी फ़िज़िकल तैयारी होती है, और कैसे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं जो हमारा गोल होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं आयशा मुज़म्मिल, जो हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू इस इतने अच्छे इनिशिएटिव पे आपने बात की। नहीं अब आयशा, इट्स आवर प्लेजर। अच्छा आयशा, मुझे लगा कि आप आएंगी कोई वाकई बड़ी हेल्दी सी होंगी और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर होंगी। होता है ना कि इंसान के दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई ना कोई जिसमें बड़ी जान होगी। माशाल्लाह आप तो बहुत पिटीट सी हैं, कैसे आप ये सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं? हम कुछ ट्रेनिंग्स ऑनलाइन देते हैं, कुछ फिज़िकल देते हैं, कुछ अब्रॉड में देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का क्राइटेरिया एक ही होता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि सेल्फ डिफेंस क्या है। अब सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ें आती हैं जो वर्बल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड होती हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्विक रिस्पॉन्डेड होती हैं। ठीक है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है ना अवेयरनेस से लेके इम्प्लीमेंटेशन का, वो सिखाना बेसिकली एक ट्रेनर का काम है। एक पहले कॉन्सेप्ट होता था कि जो ब्लैक बेल्ट्स हैं या जो सेल्फ डिफेंस या कराटे लेसन ले रहे हैं, मंथ्स में ले रहे हैं, तो दे आर एबल टू परफॉर्म इट नाइसली। बट ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, दुनिया तेज हो रही है, ग्लोबल टाइम है, आपके पास टाइम कम है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो इसमें जो मेंटोर्स जो वही पुराना तरीका लेकर चल रहे हैं ना, वो उतने शायद अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारे जैसे ट्रेनर जो बहुत क्विक, जिन्होंने कोर्स को शॉर्ट कर दिया है और जो अप टू द मार्क उसमें है, या जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, अब वो करवाएं, क्योंकि जो आउटकम है आपको उसको दिखाना चाहिए। अच्छा, आपको ब्लैक बेल्ट होना ज़रूरी नहीं है इसमें? देखिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ब्लैक बेल्ट होना जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसमें कितने दिनों में आप टेक्निक सीख सकते हैं? मैं तो 3 से 5 दिन में सब कुछ करवा देती हूँ। 3 से 5 दिन में आप पूरी टेक्निक सिखा देती हैं? इतना होना चाहिए आपको कि आप मतलब एक दिन की ट्रेनिंग में भी आपको इतना कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जी टारगेटेड एरियाज कौन से हैं, आपने किस एरिया को ट्रिगर करना है, किस जगह पर आप डायरेक्ट हिट करेंगे, किस जगह पे आपको कैसे करना चाहिए, आपका फुटवर्क क्या होना चाहिए, क्योंकि करेज के बाद जो है ना असल चीज टेक्निक। बाजारों में आपने बताया अक्सर खवातीन जाती हैं जहाँ बहुत हजूम होता है, रश होता है, उनको कोई ना कोई, आपको पता है, कोई ना कोई हाथ लग जाता है, या अक्सर लोग डिलिबरेटली भी लगाते हैं। हाँ जी। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अ वुमन शुड डू? देखिए, देखना चाहिए कि बंदा आपकी रेंज में आ रहा है। अगर तो आपकी रेंज में आता है तो आपको मारना चाहिए। कहाँ मारे हैं? देखिए, डिपेंड करे। आमतौर पे जब कोई आपको टच करता है तो क्रॉस करके इस तरह से निकल रहा होता है, ठीक है, उसका फेस आपके फेस से ऑपोजिट होता है, ठीक है, बिल्कुल।
तो सबसे पहले तो जो आपका ये जो पाम का हिस्सा है, आप बगैर शोर किए, बगैर किसी को तमाशा लगाए, आप ये चीज़ उसको हिट कर सकती हैं। आपकी मर्जी है आप उसके कहाँ हिट कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी बैक है, ठीक है। तो आपको उसकी कमर के किडनी वाले एरिया पर हिट करना चाहिए, और जब आप हिट करेंगे तो डेलिबरेटली लगेगा ही वहां पे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट खड़े में, ठीक है। और दूसरी बात है, आप ये नहीं करना चाहती हैं, आप जस्ट अपना पाँव उठाएं और उसको पीछे से एक हिट कर दें, तब भी उसको लगेगी। आप ये भी नहीं करना चाहती, आप हल्का सा टर्न हो, उसका कॉलर पकड़े, उसको नीचे फेंक दें, फिर उसको 2 लगा दें, बिल्कुल। इसलिए कि हैरेसमेंट या ये चीजें माशरे में इतनी बढ़ क्यों रही हैं? लोगों को पता पिंच भी कर जाते हैं ऐसे, वो इसलिए बढ़ रही है ना, उन्हें कोई रोकता ही नहीं है। रोकता नहीं है। जब कोई रोकता नहीं है तो दे फील देयर सेल्फ अ हीरो, कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो हीरो हैं भाई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हीरोगिरी को कोई रोकता ही नहीं है। अच्छा, ये जो हिट करना होता है, ये मसल पे किया जाता है या बोन पे किया जाता है? देखिए, मसल पे हिट करना चाहिए। बोन पे अगर आप हिट करेंगे तो ऑब्वियसली फायदा नहीं होगा, सामने वाले को दर्द ही नहीं होगी, तो आप उसको क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मसल पे हिट करना चाहिए, और मसल भी पर्टिकुलरली मसल्स हैं। अब जैसे एक एग्जांपल कोट करूं कि जब सड़क पे कोई लड़ते हैं, 2 लड़के लड़ते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं या एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, ऐसे होता है ना, पंचेस हिट करते हैं। अगर लड़कियां लड़ पड़ी हैं तो उन्होंने एक दूसरे के बाल खींच लिए, एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया। देखिए, पर्टिकुलरली इतना इफेक्टिव नहीं होता, बेसिकली इसमें आपकी एनर्जी बहुत जा रही होती है। तो सेल्फ डिफेंस आपको ये सिखाते हैं कि आप अपने गोल को क्वाइटली और कामली अचीव करें। ठीक है, ठीक है। तो क्वाइटली और कामली आप उसको कैसे अचीव करेंगे? थप्पड़, पंचेस, उसका सोल्यूशन या आप उसे सही जगह पे हिट करें ना। जैसे अगर थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, आप उसे थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मारने का क्या फायदा है? आप ये थप्पड़ मुंह पे मारने की बजाय आप ये हाथ को इस तरह से स्ट्राइक बनाए और ये आप उसकी गर्दन पर मारे हैं। आप थप्पड़ मारने की बजाय, थप्पड़ तो ऐसे ही मारते हैं ना, आप इस हाथ को उसकी कनपट्टी पर मारे हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कम जा रही है, लेकिन आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अचीवेबल टारगेट्स को देखना होता है। मारने से बेहतर है कि आप टारगेटेड एरियाज को टारगेट करें। अब ये जो नेक का एरिया है, ठीक है ना, अब आप कहीं पे भी जाएं, आप अपना मुंह मास्क में आप इस एरिया को तो नहीं छुपा सकते, ये एक्सपोज्ड एरिया है ना आपका। आपकी किसी से लड़ाई होगी, आप कुछ भी ना करें, आप एक पंच सीधा उसके यहाँ पर हिट कर दें, ठीक है। तो डेलिबरेटली आपने अपना गोल अचीव किया है। जो असल चीज होती है सेल्फ डिफेंस में, वो ये होता है कि आपने उस टारगेट को अचीव करना है जिसमें आपकी एनर्जी कम लगे और आप 1 सेकंड में करके निकल जाए वहां से, आप वो एरिया छोड़ दें। क्योंकि ये होता है ना कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मारा, या 2 लड़कियों में, तो आप वहां देखिए वहां हजूम इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। आपने अपना टारगेट अचीव करना है और अपने वहां से निकल जाना है। अच्छा, अक्सर देखा है कि खवातीन किसी ऐसी जगह से गुजरी होती हैं, रात को आ रही होती हैं अपने काम से, तो आपको पता है अक्सर 2-4 लोगों को फॉलो भी कर रहे होते हैं, और फिर आगे आपको पता है अंधेरा वगैरह होता है। हमने काफी ऐसी चीजें देखी हैं, तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए उधर? अच्छा, अगर तो इसमें टेक्निकल को आप देखें तो एक तो खवातीन के पास वुमेन सेफ्टी ऐप होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, उसके लिहाज से। दूसरी बात है, आपके पास ना आजकल आप इसको गूगल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, एक ना लॉकेट आ रहा है जिसमें एक अलार्म फिक्स होता है, वो चेन की तरह होता है, आप पैंडेट की तरह उसको पहने रखें, और अगर कोई आपको मसला है तो आप उसको खोल दें, उसमें से अलार्म की आवाज आती है, वो 3 माइल्स दूर तक अलार्म सुना जा सकता है। अच्छा, ठीक है? अब तो पुलिस आपको बहुत हेल्प करी कि आप 15 पे कॉल कर दें कोई मसले, लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं करती, क्योंकि वो तो कहते तमाशा ना बन जाए, हमने तो रोज यहाँ से गुजरना है, इन्होंने भी रोज यहाँ पे खड़े होना है, ठीक है। तो एक तो आप अपनी सेफ्टी के लिए इन चीजों को करें। दूसरी बात है कि जब आप ऐसे मकामात से गुजरें, हमेशा अपने हाथ में अपना पेपरमेंट स्प्रे, देखिए पेपरमेंट स्प्रे, पॉकेट परफ्यूम, अब ये सारी वो चीजें जैसे जो आप रैंडमली भी यूज कर सकते हैं। पेपर स्प्रे हर एक को नहीं मिलता। पेपर स्प्रे तो इसलिए होता है कि आप जब उसको स्प्रे करते हैं तो एक येलो मार्क छोड़ देता है, आपका जो हैरेसर होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, वो इतने मुंह धोने से उतरता नहीं है, उसके पर्टिकुलर आवर्स होते हैं, उसके बाद वो उतरता है। अच्छा, तो जो पेपरमेंट स्प्रे जब आपको लगे ना कि ऐसी जगह है, तो एक तो आप पेपरमेंट स्प्रे अपने हाथ में पकड़े, बैग तो पकड़ा होता है, फोन भी पकड़ा होता है, उसको भी साथ पकड़े। और एक तरीका और ये भी होता है कि आप जो आपका बैग है उसके साथ की चेन के साथ एक पॉकेट परफ्यूम को हैंग कर दें बाहर की तरफ, बैग के हैंडल के साथ। आप जरूरत पड़े आप उसको खींचे और आप स्प्रे कर दें, क्योंकि इतने में आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। अगर 3-4 लोग हैं ना, तो फिर आप उनको सिंगल बाय सिंगल कैसे करेंगी जब आप इतनी ट्रेंड नहीं है तो, ठीक है। हाँ, और अनलेस आपको लगे कि जी ऐसा हो रहा है तो आप वो स्प्रे करें, लेकिन सर जब आप उनको मारें तो टारगेटेड मारें, उनकी कनपट्टी पर मारें, सामने की तरफ मारें, यानी इस एरिया को एक्सपोज। अच्छा, हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको लाइव सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से गैजेट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो आयशा मुजम्मिल हमें बता रही हैं। आयशा, आपके पास कुछ हैक्स हैं, वो आप हैक्स दिखाएं, हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, ठीक है, ये कॉमन सी चीज है, टेलकॉम टेलकॉम। आमतौर पे खवातीन के पर्स में मौजूद होती है। ठीक है। अब इसकी एक टेक्निकल साइड ये है कि अगर आपको कभी इसको यूज करना पड़ गया है तो आपने इसको कभी बाजू में नहीं हिट करना, आपने हमेशा उसको थाई में हिट करना है, थाई में छुपा देना है, थाई में छुपाना है, इसलिए कि बाजू में आपके बोन है। ठीक है, आप जब भी इमरजेंसी में इसको करेंगी तो आप इसको कभी लीन मसल में इंजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन अगर आप थाई पे करेंगी तो पेन भी होगी और आप अपने टारगेट को अचीव भी कर सकेंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें लीन मसल ज्यादा, लीन मसल, ठीक है। अब ज्यादा बंदा जख्मी होगा, ज्यादा जख्मी होगा। कुछ लोगों को होता है कि शायद जी आप इसको पेट पे मार देंगे तो कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। पेट पे मारने का वैसे फायदा कोई नहीं होता ऑफिशियली इसको। तो जब आप इसको हिट करें तो हमेशा लीन मसल में करने की कोशिश करें। ठीक है। अब जो खवातीन कॉर्पोरेट के साथ काम करती हैं, ऑफिसेज में काम करती हैं, कंपनीज में काम करती हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है पेन परफ्यूम। आपको कॉमनली मिल जाता है। ठीक है, ये अब ये परफ्यूम है, देखने में देखिए ये पेन लग रहा है। आप जहां जाएं, आप जिसके लिए भी जा रहे हैं, लेकिन इसको हाथ में पकड़ें। ठीक है, बैग में रखने में बाज़ औक़ात आपको मिलता नहीं, अपनी शर्ट के साथ इंसर्ट कर लें। ठीक है, ताकि ये जो सेल्फ डिफेंस है वो हैबिट है। ठीक है, ठीक है, वो कोई हादसा नहीं है। हादसे की शक्ल में तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकली आपको आदत नहीं है ना करने की। तो सेल्फ डिफेंस एक हैबिट होती है। ठीक है, तो आपने इसको अपने साथ शर्ट में इंसर्ट कर ले, पैंट की पॉकेट में डालें, ट्राउजर की पॉकेट में डाल लें। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ स्प्रे करना है, कहाँ स्प्रे करना है? देखिए, इसको आपको आईज में स्प्रे करना है, उनकी आंख में, आंख में स्प्रे करना है। आंख में ही स्प्रे करेंगे फायदा होगा। ठीक है, अब आपको नहीं मिलता तो ये देखिए, अभी एक आम पेपरमेंट स्प्रे है। ठीक है ना, अब ये आमतौर पे बच्चों के पास होता है। ठीक है, तो आप ये अपने पास रखिए। देखिए, कोई पेपरमेंट स्प्रे पे वो नहीं नोटिसेबल नहीं है। सेल्फ डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो होना चाहिए जो नोटिसेबल ना हो। आपके हाथ में पकड़ा हुआ कोई ये ना सोचे कि जी आप उन्हें हार्म करने के लिए आ रही हैं। अब ये वैसे जनरली माउथ वॉश है, माउथ फ्रेशनर है, वैसे लोगों के हाथ में पकड़ा होता है। जरूरत पड़े आप इसको स्प्रे कर दें। और इसका एक और अच्छा तरीका होता है कि इसके कैप में थोड़ा सा सुराख करके ना आप तो इसको की चेन के साथ अटैच कर लें। की चेन और की चेन अपने बैग की साइड पे अटैच कर ले कि वो की चेन साइड पे गिरा हो। और ये भी आंख में करना है, और ये भी आपको आंख पे करना है। ठीक है, इस तरह से एक पॉकेट नाइफ होती है जो कि आज लकीली मेरे पास नहीं है, वरना मेरे पास आमतौर से अच्छा, वो जो स्टन गन्स होती हैं और जो पॉकेट नाइफ्स होती हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ रखना चाहिए? अच्छा, जो पॉकेट नाइफ होती है ना, उसकी एक टेक्निकल साइड होती है कि हमेशा उसको लेफ्ट पे रखें। आप दराज पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखें, आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक प्लास्टिक की नाइफ आती है, पॉकेट नाइफ। ठीक है, वो ज्यादा सिक्योर और सेफ होती है, वो बहुत शार्प होती है। ठीक है, ठीक है, अब उसको रखने की दो जगह हैं। एक तो आपकी लेफ्ट लेग, और लेफ्ट लेग की हमेशा जो ये वाली साइड होती है, यहाँ कभी नहीं टाई करते, हमेशा यहाँ पर टाई करते, बैक पर टाई करते हैं, क्योंकि बैक पे आपके पास लीन मसल है। ओके, ठीक है, तो जब आप ऊपर नीचे होंगे या चलेंगे वो आपको चुभेगी नहीं। अगर आप यहाँ रखेंगे तो वो आपको बार बार चुभेगी, आपको इरिटेट करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। अगर सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स में रख लें, अगर शूज की साइड पे रख लें, वहां रख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है उसको कि आप अपने लेफ्ट मसल के साथ रखें, लेफ्ट आर्म मसल से आप उसको उसके साथ टाई कर लें, लेसेस के साथ टाई कर लें, या जो स्टिकी स्ट्रिप इलास्टिक चीज के साथ टाई कर लें, स्टिकी स्ट्रिप के साथ कर लें। और ये सब चीजें कहाँ से हमें मिलेंगी? ऑनलाइन आपको हर जगह से मिले, हर प्लेटफॉर्म सेल कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म सेल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और जो है आपकी स्टेन गन, जिसको आप टीजर्स कहते हैं, वो लड़कियों के पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि बात है जब वो उसका झटका लगता है तो वो इतनी जोर से लगता है कि दूसरा सामने को 2-3 फुट जाके पीछे तरह गिरे। तो उसका ऑफिशियली जो है ना ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, छोटी सी होती है। बड़ी जबरदस्त आपने बातें बताई हैं। आपने आज हैक्स के बारे में बताया और लाइव बताया कि किस तरीके से आपने हैक्स रखने हैं, कहाँ रखने हैं, कैसे यूज करना है और कब इम्प्लीमेंट करने हैं। और ये आई थिंक ये विद इन अ मिनट आपको ये चीज आनी चाहिए कि आपने विद इन अ मिनट आपने ये चीजें करनी है ताकि आप अपने आपको बचा सकें। देखिए, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। खाली रखना और फिर वो करेज ना हो आपके पास और आपको इम्प्लीमेंट करते हुए याद ना आए कि जी ओ यस ये जरूरी है, ये आपने जब रखा ना इसको बार बार ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं कि हादसा होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आयशा मुजम्मिल हमारे साथ।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना वो बहुत ज़रूरी है, हम सबके घरों को खोखला कर रही है। व्यूज़ की जो गेम है, व्यूज़ की जो दौड़ है, हम सब इतने आगे निकल गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि अखलाकियात क्या है, हमें ये नहीं पता कि टॉक्सिसिटी क्या है, हमें ये नहीं पता कि हम अपनी बेडरूम टॉक्स को किस तरीके से जो है वो वायरल करने पर लगे हुए हैं। और उस वायरल की दौड़ में जो है कितनी बदनामी है और पूरी एक नस्ल की तबाही है। आपने अभी रिसेंटली देखा है दो मियाँ बीवी, मतलब एक मियाँ बीवी जो कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमने खुला ले ली है, हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आपको पता है वन ऑफ द फेमस टिकटॉकर्स समी रशीद और सहर हयात साहिबा, रोज उनकी कोई ना कोई वीडियोस आ रही हैं, वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2, जवाब ऑफ पार्ट 1, जवाब ऑफ पार्ट 2, पूरे उन्होंने लंबे लंबे तबसरे किए हुए। एक कस्में खाती है, दूसरा कलमा पढ़ता है, एक कलमा पढ़ती है, दूसरे कस्में खाते हैं, और फिर वो दुपट्टा सर पे ले लेती हैं, फिर कहती हैं कि आप मुझ पे यकीन करें, मियाँ कहते हैं मेरे पे यकीन करें। आदमी रो रहा होता है तो सेंटिमेंट उसकी तरफ जा रहे होते हैं, औरत जो है वो कभी कभार जो है सर पे दुपट्टा लेके कह रही होती है, वो भी रोना शुरू कर देती है। ये क्या चीज चल रही है? आपकी पर्सनल चीजें जो हैं क्यों पब्लिसाइज हो रही हैं और इतने गंदे तरीके से पब्लिसाइज हो रही हैं कि आपकी इतनी टॉक्सिक बातें जो कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक मियाँ बीवी के इतने खूबसूरत रिश्ते में हो जाए, हो भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी दुनिया में तमाशा बन जाए, पूरी दुनिया में आप चर्चे करें। तो आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी लाइफ कोचिंग के हवाले से आपने हमेशा से उनको देखा है और हमेशा से बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, कम बात करते हैं, मगर उसका जो मैसेज होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं वेलकम करती हूँ सैयद एजाज बुखारी साहब को, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फराल मोमिनीन ने, वो भी लाइफ कोच एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं फिर फरा के पास जाऊंगी। वो कहते हैं ना खवातीन औरत कार्ड औरत कार्ड जो खेला जाता है वो हमेशा खवातीन पहले खेलती हैं। खैर मैं खुद एक खातून हूँ, लेकिन ऐसे कार्ड्स खेलने से तो बेहतर है मैं कभी सोशल मीडिया की तरफ रुख भी ना करूं। और उसके बाद ये भी कह देना आज के बाद हमारी कोई वीडियो जो है सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। फरा, ये क्या चीज है? आपने देखा होगा आजकल, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो किसी ने तो ना भी देखना चाहे तो उसकी फीड के अंदर वो नेचुरली का मामला, एक खुला का मामला फॉर इंस्टेंस हो भी गया है, तो उसकी बातें इस वक्त ये हुआ, सास ने ये बोला, माँ ने कहा केक उतार लो, लंबे केक था, केक के पैसे किसने दिए, ये क्या है? गाड़ी में मेरे पैसे इतने थे, तुम्हारे पैसे इतने थे, बिल्कुल। और इसके अलावा बच्ची के पैम्पर जो 3,000 के तुम लेकर आए थे, 40,000 के पैम्पर मैंने लिए थे। व्हाट इज दिस? आई डू बिलीव कि ये सारा जो गेम है ये हमारी ऑडियंस को ज़्यादा समझना चाहिए। दिस इज़ द गेम ऑफ व्यूअरशिप। ये जो लोग हैं ये जो सारी वीडियोस बनाकर डालते हैं, आई डू बिलीव कि 80 to 90% इट इज़ प्लान्ड। मकसद सिर्फ इनका ये होता है कि ये अपने व्यूज़ बढ़ाएं, अपनी इनकम जनरेट करें। और जब ये कैमरास, एक बात याद रखें कि जब हम हॉरर मूवी भी देखते हैं और हॉरर मूवी के अंदर हमें पता होता है कि ये हॉरर मूवी है और मूवी है, बट स्टिल हम डर रहे होते हैं। द सेम इज़ द केस विद दीज वीडियोज़ एंड वायरल वीडियोज़। हमें पता होता है कि कैमरा इंस्टॉल्ड है और वो चाहते हैं कि ये बात लोगों तक जाए, वरना कौन चाहता है कि अपनी कोई भी पर्सनल जो डिस्कशन है वो घर से बाहर निकले, अपनी बेडरूम की डिस्कशन घर से बाहर निकले। But if they want to send it out, they just want to make it, to reach everybody. So they just want to get it for viewership. अपनी viewership को increase करने के लिए वो ये सारे tactics use करते हैं। अभी पिछले दिनों जैसे रजब का सीन था, पहले साइन भी हो गए डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसके बाद हाँ जी तलाक के साइन भी हो गए, और फिर माशाल्लाह शी इज बैक एट होम अल्हम्दुलिल्लाह। बट द थिंग इज कि आप प्ले किसके साथ कर रहे हैं? आप प्ले कर रहे हैं ऑडियंस के साथ। और ऑडियंस क्यों प्ले होती जा रही है? बिकॉज वी आर इमोशनल ह्यूमन बींग्स। हमें लगता है कि ये जो भी कंटेंट दिखा रहे हैं ये रिलेटेबल है, घर का कंटेंट है, वो आपके घर का हिस्सा बन गए हैं ये सब लोग। ये जितने भी ब्लॉगर्स हैं ये हमारे घर का हिस्सा है। जैसे अब रजब भट्ट की जो वालदा थी, क्वाइट इनोसेंट खातून, जो अपने बेटे को कह रही हैं तेरा तो ब्याह ही नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, यहाँ से वो वायरल होना शुरू हुआ था। अब ये खवातीन, ये वालदा हमारे हर घर में मौजूद है। हम सबकी खवातीन वालदा जो है वो ऐसी इनोसेंट सी, क्यूट सी, पंजाबी बोलने वाली, तो आपको लगता है कि ये वो मेरी भी माँ ऐसी है, रिलेटेबल हम कंटेंट को फील करने लग जाते हैं, और इस वजह से ऑडियंस जो है वो इसको देखना शुरू हो जाती है। और ये जो लोग कर रहे हैं, दिस इज ऑल द गेम्स ऑफ व्यूअरशिप एंड टू गेट द मनी, नथिंग एल्स। इजाज साहब, आप बात बताएं ये वाली कि
इतना जो है हम शादियों पे वो खर्च कर रहे हैं, इतनी चीज़ें स्पॉन्सर हो रही हैं, शादियां ऐसे दिखा रहे हैं कि वो जो फेरी टेल वेडिंग्स हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह की पाकिस्तान में। बहुत कहते हैं ना कि बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी फेरी टेल 10-10 दिनों की वेडिंग्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले, फिर वो शादी हो गई, फिर बच्चा होने वाला हुआ तो उसका इतने लंबे लंबे फंक्शंस, फिर बच्चे के बाद तलाक के इतने लंबे लंबे फंक्शंस, और उसके बाद डिवोर्स पार्टीज। ये कौन सा ट्रेंड है? ये माशरे का कितना बड़ा अलमिया, और ये माशरा कहाँ जा रहा है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं मैम कि माहिर नफ्सियात से कहते हैं कि हर शख्स को एक दिन में ना कुछ 60,000 के करीब ख्यालात विजिट करते हैं और उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। अब जब नेगेटिव ख्यालात हमारे पास ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब नेगेटिव कंटेंट के बढ़ने फलने फूलने के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, ये जो आपने शादी ब्याह की बात की, इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है बहुत कम लोग इसको उस तरह से खर्च कर सकते हैं, लेकिन जितने भी कम लोग खर्च करते हैं उनका इम्पैक्ट उससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रही थी कि असल में तो ये व्यूवरशिप का चक्कर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो हमारा व्यूवर है उसको जो दिखाने वाले लोग हैं उनकी तरबियत या इस्लाह का ये सिलसिला है। जिस वक्त बैठे हुए हैं हम जो 3 लोग बैठे हुए हैं, बुनियादी तौर पर हम अवेयरनेस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अवेयरनेस हो। देखिए, बदी के वजूद को जब तक आप मानते नहीं है ना, आप उसे एड्रेस नहीं कर सकते। हम एक लम्हे को तस्लीम कर लेते कि साहब ये तो हो रहा है और ये तो होते रहना है, तो हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि उसके बराबर अच्छाई को सामने लाने की कोशिश करें, अवेयरनेस के जरिए लोगों को समझाने करने की कोशिश करें। दूसरी जहां तक बात है, मैं ये चाहता हूं कि हम जितनी भी हमारी बेटियां हैं या बेटे हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, इनको कम से कम महीने 2 के बाद फैमिली कोर्ट का चक्कर जरूर लगवाएं। ये जब फैमिली कोर्ट में जाएंगे, वहां जाकर जब ये देखेंगे कि हजरात का वहां पर क्या सिलसिला है, खातीन वहां पर कैसे हैं, बुजुर्ग कैसे वहां पर रो रहे होते, वो सारा सिलसिला। तीसरी बात, ये जो कैमरे के ऊपर आकर रोना है ना हिना जी, जज्बात इस तरह नहीं होते कि मैं इस एंगल में बैठूंगा तो जज्बात इस एंगल में मेरे सामने आएंगे। व्यूअर अगर इतना सियाना हो जाए कि जब कैमरे के सामने जाकर रोया जा रहा है तो रोना तो साहब वो है ना कि शबनम का भी वजूद किसी चश्मे तर से है, ऐसे नहीं होता कहीं से कोई ना कोई चीज सामने किसी की आ जाती। प्लानिंग करके, डॉक्टर साहब भी इस बात का इजहार फरमा रही थी कि प्लानिंग करके जब वो सामने बैठेंगे, ड्रामा हमें पसंद है, ड्रामा हमारे सामने हो रहा होता है, अटैचमेंट हमारी उस तर्ज पर हो जाती है। और फिर वो जो उनके बच्चियां खास तौर पर यूनिवर्सिटी गोइंग है, ये सब कुछ जब वो देखते हैं कि तोहफे इस तर्ज पर आ रहे हैं, फूल इस तर्ज पर दिए जा रहे हैं, ये शावर इस तर्ज पर हो रहा है, वो मामला इस तर्ज पर हो रहा है, तो वो उसको आइडियलाइज और फैंटेसाइज कर देते हैं, जिसका आपने जिक्र किया है। देखिए, फैंटेसाइज तो हम नहीं करें, ख्यालों में तो रहने वाले हम। अगर हम ख्यालों में नहीं रहेंगे तो हम कैसे रह सकते हैं? तो उनका ख्यालों में रहना वो तो बजा है, अब ख्याल बेहतर देना वो आपका हमारा काम है। हम किसी न किसी एतबार से उनके सामने एक बेहतर ख्याल को भी सामने रखें, जो कि आज हम उनके सामने रख रहे हैं। और अगर हम कहें कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो साहब वो तो ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि ऐसा करने से क्या क्या होता है। दूसरी बात यह कि जब आप प्राइवेसी को सामने लेकर आते हैं, जो प्राइवेट आपकी लाइफ है, तो आप मुझे ये फरमाइए कि दुनिया जहां जब से दुनिया बनी है, हमारी दिलचस्पी क्या प्राइवेट लाइफ में नहीं होती? जब हमारी दिलचस्पी ही प्राइवेट लाइफ में होती है तो इसका मतलब बिकने का सामान तो प्राइवेट लाइफ है। आप पेपरैजी जो बोले जाते थे कि फला जगह पर कुछ लोग फिर रहे हैं, वो उनकी वो वाली तस्वीरें उठा के लेकर आते थे जो पब्लिक नहीं होने वाली होती थी, और बाज़ औक़ात उसको भी प्लान किया जाता था कि हमने कब ये तस्वीर जो है पब्लिसाइज करनी है। Exactly. तो वो सारा वो गिमिक्स हैं, वो उसका हिस्सा है। तो वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ना उन्हें कोसने की जरूरत है, ना उनके ऊपर ज्यादातर उस तरह वक्त लगाने की जरूरत है, बल्कि उनके वजूद को सामने रखते हुए एक पैरेलल एक ऐसी चीज हम उनके सामने लेकर आए ताकि ये जो अच्छाई का वजूद है ये भी लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। हिना जी, एक और बात हमारे खासतौर पर देखने को मिलती है, जब अच्छे लोग कोने पे लग जाते हैं ना, नुकरे लग जाते हैं, तो बुरे लोगों के फलने फूलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उस इम्कान को जितना कम कर सकते हैं वो करें। अच्छा फरा, ये चीज़ आप बताएं मुझे कि प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है, प्रेसिडेंट हम क्या सेट कर रहे हैं कि अगर एक औरत, एक मैंने वीडियो में देखा, आई वांट टू डिस्कस दैट वीडियो बिकॉज वो बहुत ही बिलो द बेल्ट बात थी कि मेरा पाँव का अंगूठा जो है मुंह में लो अपने आधा घंटा, उसके बाद मुझे तुम करोगी तो मैं तुम्हें घर अलग कर दूंगा। ये क्या जनरेशन को आप प्रेसिडेंट सेट करके दे रहे हैं कि कल का बच्चा आपको ये बात बोले जो आपने ये जो कोट कर दिया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आप क्या कैमरे के आगे बोल रहे हो? देखिए, बात यह है कि जब हमारे पास ये लोग, अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग हैं जो इनको देखते हैं, जिसकी वजह से ये फेमस हो गए हैं, इनके व्लॉग जो है वो हिट हो गए हैं, इनके नाम पहचान बन गई है। जो बात समझने वाली है वो ये है कि जितनी बड़ी आपके पास आपकी फेम है, जितनी बड़ी आप चीज़ बन जाते हैं, उतनी ही बड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
अब आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो गई है, बीइंग कि आप फेमस हो चुके हैं और लोग आपको देख रहे हैं, तो एक बेसिक चीज़ है मॉरल एथिकल वैल्यूज़, जिसके ऊपर आप कोर्ट में तो नहीं जा सकते कि जी ये कहाँ रोका जाएगा, लेकिन ये आपकी अपनी इनर ज़मीर की एक आवाज़ है जो आपको बताती है कि ये सही है कि गलत है। और आपको देखने वाली जो ऑडियंस है वो कितनी ज़्यादा है, ना सिर्फ आप, और एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है मोबाइल एक छोटे से, आप 4 साल के बच्चे के भी हाथ में है, 6 साल के बच्चे के भी हाथ में है, 8 साल के बच्चे के भी हाथ में है। यहीं पर मैं एक कोट करूंगी, एक वीडियो मैंने मेरी नज़र से गुजरी, वो कंवल और जुल्करनैन की बेबी होने वाला था। तो हम अपने घरों में बच्चों को क्या बताते हैं, हम अपने घरों में बच्चों को कहते हैं कि एक परिंदा आया था तुम आ गए थे। This is what, you know, हम यही कुछ कोशिश करते हैं। अब वहां पर वो वॉमिट कर रही है और वो बता रहा है कि जी, अब बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं कि हमारे घर में नॉर्मल चीजें क्यों नहीं होती, यहाँ पे तो वॉमिट करके बच्चे आते हैं। ठीक है, मतलब यू नो, हमने सिनेरियो चेंज कर दिया। हम हर घर में, हर पेरेंट्स अपने घर में बच्चों के बारे में यही बताते हैं ना, हम वी डोंट शेयर द डिटेल्स कि क्या है कल्चरल नॉर्म। यस, एग्जैक्टली। तो ये आप ये तो सोचें कि आप किस, आपकी ऑडियंस कौन है जिसको आप अपना सब कुछ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और यंग जनरेशन कितना बड़ा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी व्यूअर को तो समझनी ही है, बट आई गेस अगर आपके पास व्यूज हैं, आपके पास पावर है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं आपकी तरफ भी रुख करूंगी। ये साहब, छोटी सी हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी ज़ाती इज़्दिवाजी ज़िंदगी को पब्लिक करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सैयद एजाज बुखारी साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर फराह मोमिनीन ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, मैं आपकी तरफ रुख करूँगी कि शादीशुदा एक कपल जब सेपरेशन में जाता है तो जो उनके राजो न्याज होते हैं उनको पब्लिसाइज कर देता है, पब्लिक कर देता है कि यार ये औरत जो थी ये इसके साथ थी, ये मेरा मर्द जो था इसके साथ इसके अफेयर्स थे। ये अब इखलाकियात का दर्स है या हमारे दिमाग की सोच का दर्स है, या ये हम किस डगर चल रहे हैं? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि मेरा तो ये मानना है कि जब आप खातून की एक शादी होती है एक मर्द के साथ या मर्द की खातून के साथ, तो उनके माजी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जो ही आप एक रिश्ते में बनते हैं उसके बाद आप उसमें रहकर आपका लेना देना है एक दूसरे के साथ। उस वक्त माजी का हवाला देने वाला अगर 3 से 4 दफा हवाला दे तो वो रहने लायक ही नहीं है, उसके साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से भरम ही तो है, रिश्ते का नाम भरम होता है। और जब कह दिया गया कि ये एक दूसरे का जिस्म है, लिबास हुन्ना इस्तेमाल किया गया, तो उसका मतलब क्या है, एक दूसरे का पर्दा है। तो जब पर्दा जाकर बेपर्दा किसी को कर रहा होगा तो वो तो ज़ाहिर रिश्ता उधर मुनासिब और बेहतर नहीं है। मुझे हसन निसार साहब की एक बड़ी अच्छी बात इसमें याद आती है। उनकी जो पहली बीवी थी, जब उनकी वहां से तलाक वलाक हो गए तो उनके बच्चों ने उनके खिलाफ बड़ी हर्जा सराई की, बहुत बोले करे। तो उनके पास जब माइक लेकर एक साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी का कहें, तो कहने लगे वो मेरी बीवी थी, मैं उसके मुतालिक कोई राय नहीं कायम कर सकता। तो बड़े लोगों का काम ही होता है कि आपका जो रिश्ता खत्म हो गया इसका मतलब वो खत्म हो गया है, और जब खत्म हो गया तो वो क्लोज्ड वाला हिसाब होना, क्लोज चैप्टर है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। तस्वीरें सामने ले आते हैं, सब कुछ देखे जो ये लेकर आ रहे, इसका मतलब देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं हिना जी, जो इज्जतदार होता है ना, वो इज्जत को यकीनी बनाने पे यकीन रखता है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा किसी को बेइज्जत। फराह, बीइंग अ वुमेन, आप क्या अंदर जंप इन करेंगी कॉन्वर्सेशन के? देखिए, बात यह है कि कहा तो ये जाता है कि जो मर्द होता है वो सराहने दा सप होता है और उसको सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं शेयर करनी चाहिए। और जैसे ही बात हुई कि जो शादी से पहले का आपका टेन्योर है या कुछ भी आपकी लाइफ में गुजरा है, आप यंग भी रहे हैं, प्यूबर्टी में भी गए हैं, आपको कोई पसंद भी आया, आपको कोई क्रश भी हुआ है, काइंडली ये चीज़ें जो फीमेल्स हैं ना, इनको ये अब होता मर्दों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, मर्दों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये मैं इसको एंडोर्स करूंगा, इस तरह मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं इस बात को, चूंकि देखें नहीं संभाली जाती हैं चीजें, ये कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाती। अच्छा, अब हमें उस वक्त शादी के शुरू में ये लगता है कि हम ये जो बता रहे हैं ना, ये हमारी लॉयल्टी शो कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ अब सिंसियर हैं। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी पहले की लाइफ, जरूरत ही नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बताना ही नहीं चाहिए।
इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई? देखिए कभी और मर्द के दिमाग में ऐसी बात चली जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता वो कभी उसको निकाल सके। अच्छा, फीमेल फिर भी टॉलरेट कर लेती हैं। अगर मर्द हजरात अपने बता दें कि मुझे वो पसंद थी, या मैं उसके पीछे जाता था, या मैं साइकिल लेके उसके पीछे चला गया था, फीमेल में फिर भी बर्दाश्त का लेवल डिफरेंट होता है। बट मेक इट क्लियर इन योर माइंड के मेल के अंदर वो चीज उस तरह से वो नहीं होती, और आप अपनी चीजों को जरा अपने तक रखें तो ज्यादा बेहतर है। ये हमने देखा ना अभी कि उनकी जो वीडियो निकली है, इन कपल के ऊपर बात करें हम, सहर अयाद और जो समीर रशीद है, कि उसने एक वीडियो में अपनी बीवी के जो पुराने कुछ मंगनी या कोई ऑब्वियसली कोई फ्रेंडशिप वगैरह की पिक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन पब्लिसाइज कर दी। तो ये कितनी गलत बात है। मतलब इसका मतलब है कि ट्रस्टवर्दीनेस है ही नहीं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा रिश्ता है जिसमें आप निकाह होते हो, एक दूसरे का लिबास होते हो, वहां पे ट्रस्ट नहीं है। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। देखिए ना, आपको साथ रहना है एंड दैट ट्रस्ट नहीं करना। नहीं, क्यों ट्रस्ट आप किसी के ऊपर करें? आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है ना, वो ही अपने आप में इंटरेस्ट लेता है, और मुत्तकी होता वही है जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है। आप सारे जहान को ट्रस्ट दिलाते फिरेंगे तो कैसे होगा? ट्रस्ट दिलाने से तो कभी आता भी नहीं। आप जब किसी के साथ रह रहे हैं, आपका हाल उसके सामने है, आपका माजी उसके सामने, तो उसके बाद आपको कहना पड़ेगा देखो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना, तुम देखो मैं कितना लॉयल हूं ना। अच्छा, अक्सर हम ये भी कहते हैं ना कि जो कस्में खाने लग जाता है ना, उस पे एकदम सबसे पहले डाउट आता है कि भाई यू आर, आप कितनी कस्में, आप इतनी कस्में क्यों खा रहे हो? अगर आपने कोई बात करनी भी है तो आप अपनी बिल्कुल विदाउट कस्मों के वो बात करें। अब ये वही चीज है कि आप खुद से लॉयल्टी क्यों प्रूव कर रहे हैं? वाई डू यू नीड इट? आपको अपने अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि मैंने अगर आपके साथ एक ताल्लुक शुरू किया है तो इससे आगे जो है वो आप ही मेरा सब कुछ है, और पीछे की कोई बात आप उससे मत शेयर करें। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि देखें, आप ही मेरा सब कुछ है। मैंने इसके ऊपर कहा था मेरे पास मैं हूं, मेरे पास तुम होना जरूरी है भी नहीं। जब तक मैं अपने पास नहीं हूं, मैं किसी के पास हो ही नहीं सकता। मैंने इसके ऊपर लिखा था कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और हम अपने नहीं हैं, इसीलिए हम एक को यकीन दिलाते फिरते, अरे हम आपके हैं, अरे हम आपके हैं, अरे हम आपके हैं। और अगर कोई खड़ा होकर मैं कह दे भाई आप अपने हैं कि नहीं है, क्योंकि अपना होना जरूरी होता है। और जो यकीन मानिए, जो वाकई अपना है वो मुत्तकी होता है, उसे कब्र का खौफ अपने साथ तो लॉयल हो ना, जाहिर है। और हम नहीं है ना। देखिए किसी को धोखा देने से पहले अपने आप को धोखा देना पड़ता। सबसे पहले तो आप अपने आप को जवाब दें ना। आप अपने आप को चेहरा देखते हैं, आपको पता लगता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, ये जो मुझे बताइए, जो फैंटेसी वर्ल्ड में रहा जा रहा है कि ये कैमरे की दुनिया, कैमरे से आउट ऑफ दुनिया, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कैमरे की दुनिया के अंदर शुरू होते हो, एक फैंटेसी बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन वो फैंटेसी जो है वो असलियत में तब्दील हो जाती है। रियल वर्ल्ड के अंदर रहकर ये सब कुछ कैसे कर रहे हो? आपका माइंड कैसे एक्सेप्ट करता है कि ये रियल वर्ल्ड है, ये रियलिटी है? देखिए, हम उसमें ना एक साइकोलॉजी में एक टर्म बोलते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। बट हम ये कहते हैं कि हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि आप अपने बारे में अच्छा सोचें अंटिल कि आप वो अच्छा चीज अचीव कर लें। ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज उल्टी है। ये इतना लोगों को, आप जब किसी चीज का रेपुटेशन, हमारा एक दिमाग है ना, इंसानी दिमाग है, जितना हम रिपीटेडली वो चीज देखते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस उसको रियल मानना शुरू कर देता है। तो आप जब बार बार अपनी ही नेगेटिविटी दिखाएंगे, बनाएंगे, पिक्चराइज करेंगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। इतना झूठ बोलो कि आम हो जाए। यस। दूसरे देखिए, जो रील है ना, फैंटेसी की आपने बात की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है कि हमारी फैंटेसी का दौरानिया बड़ा कम है। हर नई रील एक नई फैंटेसी है। जब नई रील एक नई फैंटेसी होगी तो फैंटेसी का जो मिजाज है वो भी तो यहां कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर हम अच्छे ख्याल में एक दिन भी गुजार लेते हैं तो क्या ही बड़ी बात है। एक दिन नहीं गुजार पा रहे ना, 10 से 15 सेकंड के बाद रील बदलती, एक नई फैंटेसी आ जाती है, फिर एक नई फैंटेसी आ जाती है, दिमाग जूझ रहा है। अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग में आपने देखा है खवातीन जो है, जो कि उम्र दराज खातून है बड़ी, और मर्द हजरात जो ससुर बने हुए हैं, जो सास हैं, वो भी आ रही होती हैं कैमरे के और बार बार कह रही होती है मेरे पे कैमरा ना करो, मेरे पे कैमरा करो। मतलब कि मैं हैरान होती हूँ उनको देख के कि उनका लहजा, उनको जब कैमरा उनको फॉलो कर रहा होता है या वो फॉलो कर रही होती हैं तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रही होती हैं, और जो स्टोरीज बाद में सुनने में आ रही होती हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। असल में देखें, वो शायद उस दौर की है जिस दौर में हस्बैंड वाइफ एक जगह पर नहीं साथ बैठा करते थे। हाँ, या वो भी तो एक दौर होता था। यानी अब तो वो बैठ सकते हैं, वो तब नहीं। देखिए, पहले भी एक एक्सट्रीम थी, आज भी एक एक्सट्रीम है। हम कहीं मुतवाजिन दुनिया में तो रह ही नहीं रहे ना। उस वक्त एक ये था कि नहीं, तुमने उसके सामने मियाँ बीवी
फैमिली के सामने साइड पे खड़े होकर हंस नहीं सकते होते थे, उसके वो तो बड़ा हंसदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, और ये बाकायदा इल्जाम के तौर पर उसके लिए कहा जाता है। अब जब आपने उसको वहां उसकी हंसी के ऊपर कदगन पाबंदी लगाई, तो अब उसका नतीजा क्या निकलना था हिना जी? अब वो इस तरह खुल खिला के सामने आ रहे हैं। आज हम इनके साथ परेशान है, कल पहले हम उनके साथ परेशान थे। अब हम इंटीमेट सीन दिखा के ज्यादा फील करते हाँ हैं। जी। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि वो अभी, ये तो अभी हम फैमिली की बात करें, वो अपने बेडरूम तक सारी चीजें व्हाटएवर दे आर गोइंग, बातें क्या हो रही हैं, किसिंग, हाथ पकड़ना, लेट जाना गोद में, इट्स वेरी कॉमन एंड दे आर जस्ट सेलिंग इट आउट। वो बेच रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ फिल्टर हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक नस्ल की तबाही है। कुछ वर्ड जो हैं, मैं अपनी बात करूं कि मेरे बेटे ने इन वीलॉगर से सीखे हैं, जो कि जैसे वो नहीं बोलता था पहले, कि जो गालम गलोच होती थी, और उसने सीखे हैं। और ऑब्वियसली फॉलोइंग ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसको नजर आ सकते हैं। हम हर चीज छुपा नहीं सकते, क्या करें? फिल्टर नहीं लगा सकते हम, प्रॉब्लम ये, हम एजुकेट कर सकते हैं, फिल्टर हम नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए कितनी देर बंधे रहेंगे हम अपने बच्चे के साथ, कितनी देर। हाँ, ये हो सकता है कि हम बड़ी स्क्रीन घर में लगा दें और से बेटा तूने जो भी देखना है इधर ही देखना है, उसके ऊपर तुमने। पर गली गली, नगर नगर, गांव गांव को कैसे हम स्कूल, कॉलेज, हर जगह कैसे हम करें? वही ना, तो फिर इसका मतलब ये हम नहीं कर सकते। इससे हम ये कर सकते हैं, हम एजुकेट कर। वैसे भी जब आप एजुकेट कर देते हैं ना, तो फिर एजुकेशन बजाते होते एक बड़ा फिल्टर लग जाता है, वो फिर खुद फैसले कर रहा होता है। हमारा तो प्रॉब्लम मैडम ये है कि हमारे फैसले 12वीं 14वीं तक तो कोई और करता रहता है। हम तो फैसला करना निज़ाम तालीम हमें सिखाता ही नहीं है, हमें सही बताया नहीं जाता कि यूं एनालाइज किया जाता है चीजों को। मैंने अब बहुत डिफरेंट हो गए। अब हमारे बच्चे जो घर में 9 साल के या 10 साल के जो बच्चे हैं, वो हमारे फैसले कर रहे होते हैं, वो हमारे फैसले कर रहे होते हैं। मुनासिब नहीं है। देखिए, मैंने कुछ 6 लाख टीचर ट्रेन किया, मेरा टीचर ट्रेनिंग के साथ ताल्लुक है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, उस्ताद फिर भी चाहते हैं तब्दीली आए, इंतजामिया कहीं ना कहीं रुकावट है उसमें किसी न किसी शक्ल में, जो कि उसने उन्हें बांध रखा है। वो सोच के ऊपर पर्दा है, पाबंदी है सोच के ऊपर। जब आपका बच्चा अपनी क्लासरूम के अंदर खड़ा होकर आपसे सवाल नहीं कर सकता, तो फिर आप उसे कैसे सिखाएंगे, तरबियत कैसे? आपने उसको बांध दिया है। अच्छा, ये एक और चीज कि मैंने ये देखा कि जितने वीलॉगर्स हैं वो करते कुछ नहीं है, कोई उनका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, कोई उनका कहते हैं ना कि ऑक्यूपेशन नहीं है, वो सिर्फ बैठे हैं, वीलॉगिंग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। यही मैंने कल उसमें सुना कि करते कुछ नहीं था, करता कुछ नहीं था, मेरी कैंपेन से पैसा कमाता था। ये क्या माइंडसेट है भाई? ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमें लगता है कि ये जो वीलॉगिंग है, ये करते कुछ नहीं, आपको ये पूरी एक एफर्ट है, यू नो। अच्छा, ये एक पूरा काम है। आप कैमरा लगाना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना। आपको क्या लगता है विदाउट सेंसर वो सारा कुछ आता है? उसको भी एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, दैट इज एन एफर्ट। बट द थिंग इज that effort is not in the right direction. डायरेक्शन रॉन्ग। राइट, काम है। इसी से आप किसी चीज को पॉजिटिव चीज दिखा देना। अब बहुत सारे अच्छे भी हैं। अब जैसे आप वो देख लें, हिना किचन विद आमना, पॉजिटिव चीज सिखा रही है ना, है वो भी सिखा रही है। अच्छा, एक और है लुकमान है, गांव में कुकिंग, फैमिली भी बैठी है, अब्बा जी ने खाना भी खाया है और वो कहते हैं बेटा वाह वाह स्वाद आ गया। और आपको पता है कि वो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाता है। आप उसकी कभी रेसिपी ट्राई करें तो आपको रियलाइज होगा, वाओ, इट्स वेरी डिफरेंट टेस्ट। तो यू नो, डायरेक्शन है। डीएचए वाली मेड। एग्जैक्टली। तो डायरेक्शन आपने देखनी है। काम ये भी है, इस पे एफर्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है, और इस पे ज्यादा एफर्ट लग रही है। इस पे हर किसी के बस का काम नहीं है। नीचे लोग लिख रहे हैं वो मेड नहीं लग रही, वो असल में वही है जो कि बना रही है, वो वैसे अपने आप को मेड बनाया हुआ है। हाँ, बाकी ये जो आपने फरमाया, डॉक्टर साहब को मैं एंडोर्स करूंगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के व्लॉग्स बनाने के लिए। इंसानी नफ्सियात से खेलना कोई आसान काम नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे उनकी स्क्रिप्ट बनाते हैं वो। अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ हमारी फैमिली में, तो पूछा ड्राइवर से कैसे गलती हुई, कहते भाई जी मैं टिकटॉक बना रहा था और वो गलती से गाड़ी लग गई। मतलब कि कैन यू इमेजिन, कह रहे थे कि बाजी आपको पता है, उसको पूछो कि गाड़ी लगी, वो कह रहे हैं नहीं व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे। यू नो, एनीथिंग फॉर व्यूज, एनीथिंग फॉर व्यूज। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है 2-3 और भी, एक रजब भट्ट का देखिए आपने एक डिवोर्स पेपर फाइल करके सोशल मीडिया पे दे दिया। एक तलाक का पेपर देना, आपको पता है एक औरत को तलाक का पेपर देना, भिजवाना, सोशल मीडिया पे लगा देना, कितना संगीन जुर्म है। और उसके साथ साथ उसके सेंटिमेंट्स, उसके इमोशंस, उसकी एक फैमिली, उसकी कहते हैं कि प्राइवेसी, और उसके बाद कह रहे हैं 2 दिन बाद जी ईमान जी वो तलाक नहीं हुई, घर आ गई। ये क्या है? मेरे पास एक कश्मीर से लड़का पढ़ता था, वो कहता कि हमारे यहाँ जब तलाक देनी हो तो जंगल में चले जाते। अच्छा, वहां जाके तलाक देते हैं कि परिंदों के अलावा किसी को सुनाई न दे।
कहाँ वो मामला और कहाँ ये आपका प्रेम पत्र की सूरत में वो सब जगह तकसीम हो रहा है। देखिए ये इंतहाई गैर मुनासिब फेल है, लेकिन अब उसने कर दिया, उसके इख्तियार था, उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। हमें तो अपने इख्तियार का जवाब देना है ना जी। अब रजब भट्ट के इख्तियार का हमें जवाब नहीं देना। हाँ, ये देखना है कि बुराई चूंकि फैल बहुत ज्यादा रही है, हम अच्छाई का क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जिस तरह मैम भी एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाकर मैं आपको वर्स करूं, रिलेशनशिप के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत है बात करने की, उनके साथ जाकर कर ढके छुपे लफ्जों में, क्योंकि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे और इस तरह की चीजें उनके सामने नहीं रखेंगे तो वो फिर उसका शिकार होते रहेंगे। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, हम उन्हें एजुकेट करेंगे तो वो फिल्टर लगाना सीख लेंगे। आप हम किसी का फिल्टर कभी नहीं लग सकते, ना बन सकते ना लगा सकते। बिल्कुल। और इसके लिए हम जैसे मेरा ताल्लुक भी तालीम व तदरीस से है, तो मैं अपनी क्लास में जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना होता है तो शुरू के 5-10 मिनट मेरी कोशिश होती है कि उनसे मैं नॉर्मल चिट चैट करूं, और उस नॉर्मल चिट चैट में आई ट्राई टू बी उनके जो जूता है उनको पहनने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट दे आर फेसिंग राइट, जेन ज़ी सोच, हाँ वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके इवन मैं उनके अफेयर्स, रिलेशनशिप, किसको पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, डिस्कस करती हूँ ओपनली। यस, वेरी नाइस। यस, उस्ताद का काम है ये। क्योंकि देखिए एक होता है बिल्कुल काम उस्ताद, एक होता है मेंटोर। उस्ताद नहीं आपने सिर्फ बनना, आपने, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने स्टार्ट किया था एक आज से 18 साल पहले पढ़ाना एक इदारे से, तो अब उसका सीन ये है कि वो उस इदारे का बच्चा मेरे से आज भी कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? इसलिए कनेक्टेड है कि वो सिर्फ मेरा सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूं, मैं उसका एक मेंटोर हूं। वो किसी भी जगह फंसता है तो वो मुझे कांटेक्ट करता है कि अब इस मसले में मैं क्या करूं। हमें ये सोचना पड़ेगा, और जैसे ना सिर्फ टीचर को बल्कि पेरेंट्स को, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, एजुकेट करना, पेरेंट्स जरूरी है। बच्चों को बताएं, बिठाएं, उनके साथ उनके व्लॉग्स देखें। अच्छा इजाज़ साहब, हमारे साथ एक मेल मर्द हजरात होते हैं तो कहते हैं ना कि आप में बात करने का कॉन्फिडेंस और आ जाता है क्योंकि आपको लगता है कि यू हैव सम प्रोटेक्शन बिहाइंड यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि मर्द हजरात को शादियां करना बड़ा होता है ना, बड़ी फैंटेसी होती है उनकी कि शादी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। अभी देखा कि फैमिली व्लॉगिंग में 2 हजरात ने शादी की, एक ने तो 5वीं की और एक ने एक साहब हैं बड़े ओल्ड से, उन्होंने एक जवान यंग लड़की से शादी की है। तो 2 अलग से कॉनोटेशन हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये उसके बाद आप रिलेट करते हो जी, इस्लाम बीच में आप डाल देते हो, जो कि एक पर्सपेक्टिव है कि आपको शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, और छोटी औरत से करना बुरी बात नहीं है, बड़ी औरत से करना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप लोगों तक क्या पैगाम दे रहे हो भाई? शादी करना बुरी बात नहीं है कि आप बीच में अपने रिलीजन को डाल रहे हो, कि इस चीज को फैंटेसाइज कर रहे हो कि मर्द के पास तो इख्तियार है, मर्द तो कर सकता है। मगर उसके अंदर वो वाली चीज भूल जाते हैं ना कि वो वहां पे साथ कहा जाता है कि तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे। इंसाफ करना जरूरी है ना, अगर आप एक करें, दूसरी करें, तीसरी करें, आप सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। यहाँ पर तो व्लॉगर साहब एक फरमा रहे थे कि मैंने तो कर ली है 5वीं, जिसको पसंद नहीं है वो चली जाए। तो हाँ, उसने कहा, उसने, और वो जेब से पैसे निकाल के एक को भी दे रहा है, दूसरे को भी दे रहा है, तीसरी आई है, और चौथी वो कहती है कि मैंने सोशल मीडिया आज के बाद छोड़ देना है, मैं दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ, पता नहीं क्या। और हमारी फीड पे भी सब कुछ आ रहा होता है। अब मैं आपको एक बात है, एक तो देखिए शादी का जो मुकद्दस रिश्ता है, देखिए शादी की जिस तरह इजाजत दी गई है तो ये कोई गैर मुनासिब फेल नहीं है, पहले तो हम ये तस्लीम करें। फिर शादी में जिन 2 के दरमियान शादी हो रही है, अगर वो उससे मुतमईन है तो हम कौन होते हैं? exactly. हमें उसमें कोई दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो तवाजुन कायम रखना है, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जो 2 लोग आपस में जुड़े होते हैं ना, उन्हीं का आपस में तवाजुन होता है, उसका किसी और के साथ नहीं होता। हमारे यहाँ तवाजुन को कंपैरिजन के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए मिसाल के तौर पर 2 लोग हैं, अगर उनका आपस में रिश्ता है, उसके अपने मामलात हैं, इसी तरह सास के साथ अपने मामलात हैं, उसके साथ अपने मामलात हैं। वो मुफ्ती साहब भी तो 4 रखे और 4 खुश हैं उनके घर में, वो भी तो हमारे सामने मीडिया पर आते, लेकिन वो उतना हाईलाइट नहीं होता जितना बाकी चीजें हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं। अब वो हकीम साहब ने अगर एक नौजवान लड़के से शादी कर ली, वो कोई गैर इखलाकी, गैर शरई, गैर मुनासिब बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने कर ली तो उसको जब आप जिस वजह से लाए हैं सामने, वो काबिल एतराज पहलू लोगों के सामने, और कहते हैं उनका कारोबार इतना बढ़ा है उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर ने देखा कारोबार तो बढ़ रहा है। हाँ, और क्या देखा गया। लेकिन इसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट जो है कह रही है टैक्स दो, ये कारोबार अब खत्म हो जाएगा। हुकूमत के मामलात पर तो हम क्या बात कर सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह, इट वाज अमेजिंग, यू नो, एंड थैंक यू सो मच सईद इजाज, आप आए हैं। तो बाकी कुछ चीजें हमारे कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में अपना, कहते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डालने के लिए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जिस तरीके से आज हमने बात की है फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से, हमने बड़े पॉजिटिव तरीके से की है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, मगर
समझना हमारा काम है कि हम इस वीलॉगिंग के ज़रिए जो है कितने ख़ानदानों को मुतासर करें। हमारा अपना घर जो है वो खोखला हो रहा है, जिसको सदेबाब करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, नियो पाकिस्तान के पेजेस पे जाके अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, मज़ीद कंटेंट भी बता सकते हैं आप कौन सा देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।